तो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट का लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में कि कोई भी अगर कंडक्टर होता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना लगा करता है। तो अपन लोग को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन इन अ चार्ज मेटल बॉडी। अब कोई अगर चार्ज मेटल बॉडी है तो उसकी खुद की वजह से कितना प्रेशर जनरेट हो रहा होगा वो अपन लोग को कैलकुलेट करना है। ध्यान देना बेटा। मान लिया मैंने मान लिया कि यहाँ पर इस तरीके से कोई ये मेटल बॉडी, ये मेटेलिक बॉडी, और इसमें मैंने चार्ज दे दिया बेटा। लेट से इससे चार्ज दे दिया मैंने प्लस क्यू ऐसे। तो ये जो चार्ज है वो पूरी की पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और यूनिफॉर्मली तो नहीं होगा बेटा। चार्ज वहां पर ज्यादा होगा जहां की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी बेटा, बहुत कम। जहां लो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वहां तो चार्ज ज्यादा होगा। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब होगा क्या, होगा ये बेटा कि ये जो चार्ज है, इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। भाई देखो, इन सब की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जनरेट होगा कहीं पर, और फोर्स अगर लग रहा होगा तो फिर प्रेशर भी तो आएगा। तो मैं एक काम कर ले रहा हूं बेटा। मैं एक काम ऐसा करता हूं कि मैंने यहां पर मान लिया, ये यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लिया। लेट से अपने पास में जो प्लान है बेटा वो ये है कि यहां पर एक छोटा सा एरिया मैंने मान लिया डी ए। ये छोटा सा एरिया डी ए, ये रहा, ये मैंने मान लिया छोटा सा एरिया डी ए। ठीक है, ये डी ए एरिया है। अब इस एरिया पर फोर्स लग रहा है। इस एरिया पर जो चार्ज है उस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स। भाई इस एरिया पर जो चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा। किसकी वजह से लगेगा, ध्यान दो भाई। यहाँ एरिया है, उस पर चार्ज है, और चार्ज पर फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है। तो बाकी बची हुई जो मेटेलिक बॉडी है वो इसके ऊपर क्या लगाएगी बेटा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देगी। जो बची हुई मेटेलिक बॉडी है वो इसके ऊपर क्या लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू फोर्स, वो चार्ज क्या हो जाएगा, फोर्स, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो अपन लोग अगर यहां से ये जो पूरी मेटेलिक बॉडी है इसकी वजह से अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ले जाने में कामयाब होते हैं तो काम बन जाएगा, फिर तो काम बन ही जाएगा। तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना बेटा। मैंने मान लिया, मैंने ये माना बेटा कि ये जो एरिया है जिस पर चार्ज है छोटा सा डी क्यू, इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पर, और इसके जस्ट नीचे मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर। ये दो पॉइंट ले लिए। अब समझना जरा कंडीशन कैसी है। कंडीशन ये है बेटा, ध्यान देना। मैं ऐसे बना दूं, मैं इसके दो पोर्शन करे दे रहा हूं। एक पोर्शन तो ये हो गया इस एरिया का, और बचा हुआ जो आएगा मेटेलिक बॉडी वो ऐसी आगे, कुछ ऐसी आगे। मान लो यहां से एरिया गायब किया, तो इसके जस्ट ऊपर, सॉरी, बची हुई जो आई अपने पास में वो कुछ इस टाइप की आ जाएगी। ये आ गया पोर्शन। ये आ गया। तो अब मैंने क्या किया, इस वाले के जस्ट ऊपर ये पॉइंट है बेटा एम, और जस्ट नीचे पॉइंट है एम। यही तो ना, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट है बालक एम। ठीक है, तो इसके ये जो पॉइंट एम है यहां पर अगर अपन लोग देखें, ध्यान दो, यहां पर अगर अपन लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो छोटा सा चार्ज होगा इस पर डी क्यू, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ बालक कितना होगा, E1। भाई यहां तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगा, अपने से दूर, और इसकी वजह से इधर भी नीचे की तरफ ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा, E1। ये आ गया। भाई जितना इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना इधर होगा। भाई एक काम कह रहा हूं, मैंने कहा कि M और N पॉइंट जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे है सरफेस से। ऐसे ही इस वाली बॉडी पर भी तो चार्ज होगा, और इसकी वजह से भी इन दो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस वाली बॉडी पर भी तो चार्ज होगा बेटा, और इसकी वजह से भी तो इन दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा।
मतलब यहां पर पॉइंट हुआ बेटा m और इधर तो पॉइंट हो गया n। तो m पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो ऊपर की तरफ आया, इस पूरी बॉडी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कितना होगा बेटा E2। और ये जो बची इसके जस्ट नीचे पॉइंट पर भी तो इस पूरी बॉडी की वजह से अपने से दूरी तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो n पॉइंट पर भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ऊपर की तरफ, दैट इज द E2। तो मैं इन दोनों बातों को कंबाइन करके यहां लिख दे रहा हूं कुछ ऐसे। इस पर जो पूरी बॉडी थी उसकी वजह से, पूरे बल्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था m पॉइंट पर वो ऊपर की तरफ था E2 और n पॉइंट पर भी ऊपर की तरफ था E2। और जो ये जो छोटा सा एरिया है dA उस पर जो चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आ रहा था ऊपर की तरफ यहां पर E1 और नीचे की डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था बेटा E1। ये कंडीशन बनी, ठीक है। अब मुझे एक बात और समझ में आ रही बेटा, ये तो कंडक्टर है यानी मेटल है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल वो तो जीरो होता है, यानी n पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट n इक्वल टू जीरो। ये बात तो सबको पता है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो कितना होता है? जीरो होता है। तो En की वैल्यू आ गई जीरो। अच्छा En है क्या? En बेटा दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से? पूरे बल्ब की वजह से और एक छोटे से चार्ज की वजह, छोटे से एरिया की वजह से। छोटे से एरिया की वजह से बेटा कितना? E1 और बल्ब की वजह से तो है E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना हो जाएगा बालक? E1 माइनस E2 इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बेटा क्या होनी चाहिए? दूसरी इक्वेशन m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो m पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बच्चा कहेगा सर ये क्या कर दिया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों कर दिया? बेटा मैंने इसलिए कर दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्योंकि मैंने कहा कि इस वाले मेटल से जस्ट ऊपर ये पॉइंट है, इस मेटेलिक सरफेस से जस्ट ऊपर ये पॉइंट है और जस्ट ऊपर ये पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा मेटल है ये इसके लिए एक लार्ज चार्ज प्लेट की तरह बिहेव करेगा और लार्ज चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की वजह से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था उससे दूर थोड़े से आता था, वो क्या होता था बेटा? E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जस्ट ऊपर पॉइंट है तो पॉइंट तो यहीं पर है। अब ये तो बहुत बड़ी इसके कंपैरिजन में प्लेट हो गई, तो इनफाइनाइट लेंथ की प्लेट की तरह काम करेगा, तो वो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ किसकी वजह से रहा? दोनों की वजह से आ रहा। तो एक E1 और दूसरा E2, दोनों अपर डायरेक्शन यानी ऐड कर देंगे तो मैं लिखूंगा E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन हो गई 2। क्या काम करेंगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। पहली इक्वेशन है E1 माइनस E2 और दूसरी इक्वेशन है E1 प्लस E2। E2 से E2 को कैंसिल आउट कर दिया, क्या बन गया वाला? 2E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 की तो वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और यही मेरे ख्याल से E2 की वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। तो ये E1 और E2 की वैल्यू आ चुकी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, किसकी वजह से? देखो मैंने कहा था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पूरे बल्ब की वजह से इस सीट पर। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड m पॉइंट पर या n पॉइंट पर होगा पूरे बल्ब की वजह से, उतना ही तो इस सीट पर होगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे यानी कि लगभग बराबर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट डीए एरिया है बेटा, इसका नाम भी मैं डीए दे रहा हूं, इज E2 और E2 की वैल्यू मुझे पता है, एट डीए इज E2। ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां के छोटे से चार्ज का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पर क्या आ जाएगा मेरे बालक? इस पर आ जाएगा फोर्स। ठीक है, कर देता हूं, कोई बड़ी बात तो नहीं है, कर देते भाई। तो इस पर अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूं बेटा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं।
तो इस पर अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो फोर्स इस पर छोटा सा एक फोर्स आ गया बेटा डीएफ, और उसकी वैल्यू क्या होगी, यहां का चार्ज डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अब बात आ रही डी क्यू सर कैसे लिखें, बेटा चार्ज कैसे लिखोगे, ये चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है बेटा, इसका सिग्मा है चार्ज डेंसिटी। भाई सिग्मा चार्ज डेंसिटी है इस सरफेस की, तब तो सिग्मा के टर्म में निकाल रहे हैं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया दे रखा है, तो यूनिट एरिया का चार्ज है बेटा डी क्यू। भाई पूरे पर चार्ज डी क्यू, यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा, तो पूरे पर चार्ज यानी कि कितना होना चाहिए, डीए एरिया पर चार्ज होना कितना चाहिए, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू डीए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और E2 की वैल्यू है बेटा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ये डीएफ आ गया, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, सो बन जाएगा अपने पास में डीएफ अपॉन में डीए दैट इज इक्वल टू द सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डीएफ अपॉन डीए जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो अगर कोई चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है तो वो अपनी ही वजह से, अपने ही चार्ज की वजह से कुछ पोर्शन पर, अपने पूरे पोर्शन, अपने पूरे बल्क की वजह से कुछ छोटे से पोर्शन पर एक प्रेशर जनरेट करेगी, या पूरे बल्क की वजह से, या मैं कहूँ आधे की वजह से आधे पर कोई प्रेशर जनरेट करेगी, और उस प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, चार्ज डेंसिटी उसकी यानी सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक बातें क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है ही नहीं। एक बच्चा बोला सर एक काम और कर सकता हूं मैं इसमें, भाई क्या, देखो ध्यान दो, अगर मैं इसे देखूं, समझो जरा बात को, अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि लेट से इधर कोई चार्ज था, यहां पर कोई चार्ज था, यहां कोई चार्ज था छोटा सा, मैंने मान लिया क्यू चार्ज था, उस चार्ज को इस पॉइंट से उठा करके यहां तक लेकर के जाना है, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया बेटा x है, यहां तक लेकर के जाना है। तो यहां से उठा करके इधर तक लेकर के जाने में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के जाने में जो वर्क डन करना पड़ता था वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता था। इसका मतलब यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, तो इधर की जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बेटा क्या होगी, यहां से यहां तक ले जाने में किया हुआ वर्क डन। और मैं छोटी सी डिस्टेंस अगर इसे कंसीडर करके चल रहा हूं तो वर्क डन बेटा क्या होना चाहिए, इस पर लगने वाला फोर्स इंटू, भाई इस पॉइंट पर लगने वाला छोटा सा फोर्स इंटू ये डिस्टेंस x। लिख देता हूं भाई मैं इसे, तो डी यू इक्वल टू, फोर्स बेटा लिखने का अपने को तरीका पता है, हम अपन लोग निकाल चुके हैं बेटा फोर्स कितना है अपने पास में, फोर्स तो दे रखा है बेटा सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीए इंटू एक्स। बेटा एरिया ये डीए और एक्स ये एरिया इंटू लेंथ, क्या हो गया, इस सिलेंड्रिकल रीजन का वॉल्यूम, यानी इसे मैं लिख सकता हूं डी यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिलेंड्रिकल रीजन का वॉल्यूम डीबी। डीबी को अपॉन में इसके ले आएंगे, देन डी यू अपॉन में डीबी दैट इज इक्वल टू द सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो हमने यहां से यहां तक वर्क डन किया है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इधर स्टोर हो चुका है, और ये रहा बेटा अपना पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी। तो अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी भी कैलकुलेट करनी किसी मेटेलिक कंडक्टर की वजह से, तो वो कितनी होगी बालक, तो वो एनर्जी डेंसिटी तो होगी बेटा कितनी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर हो गई बच्चों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते बेटा, ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, तो ये तो मैंने ये बताया कि अगर कोई चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है वो ही अपने किसी पोर्शन पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कितना प्रेशर जनरेट कर रही होगी वो कैलकुलेशन बता दी, और एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो, भाई चार्ज है अपने ही चार्ज की वजह से हो रहा है ऐसा, अगर मान लो किसी कंडक्टर पर बाहर के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपन लोग को कैलकुलेट करना है कि प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा, तो क्या आएगा, ध्यान देते बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन अ चार्ज सरफेस, on a charged surface
ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो जरा बात को भाई। भाई क्या होगा, मान लो इधर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई चार्ज सरफेस है, लेट्स से ये कोई चार्ज सरफेस है ऐसे, और इस चार्ज सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा ऐसे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे चल रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस तरीके से, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है। होना भी चाहिए बच्चा, होना क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ सरफेस एरिया होगा तो एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा जिसकी वजह से प्रेशर आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने मान लिया यहां पर कोई एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया ऐसे, लेट से डी है, जिसके एरिया वेक्टर की तो डायरेक्शन हो गई ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो बेटा किधर होगा, पूरा ये, इनके बीच में एंगल मैंने मान लिया थीटा, मैंने मान लिया, लेट मैंने किया है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब ध्यान देना बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा बेटा अलोंग द सरफेस ऐसे, और वो होगा ई साइन थीटा, और एक होगा बेटा इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज ई कॉस थीटा। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हुए दो वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दो कंपोनेंट हुए, एक अलोंग द सरफेस हुआ और दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस हुआ। मतलब मैं ऐसे लिख लूं, एक तो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ई परपेंडिकुलर, दैट इज ई कॉस थीटा, एंड अदर इज along the surface यानी पैरेलल टू द सरफेस, दैट इज ई साइन थीटा। अब समझो, अगर यहां पर कोई चार्ज है तो ई साइन थीटा का रोल क्या होगा, ई साइन थीटा सरफेस में ही चार्ज पर एक क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, क्यू इंटू ई साइन थीटा, और ये चार्ज को एक्सटेंड करता हुआ चला जाएगा। इसका काम ये चार्ज को एक्सटेंड करना, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है चार्ज को एक्सटेंड करने के लिए। ई साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल to extend the charge on surface लेकिन ई कॉस थीटा का क्या काम है बेटा, ई कॉस थीटा की वजह से इस चार्ज पर लगेगा फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, और वो क्या डेवलप कराएगा, प्रेशर, यानी ई कॉस थीटा is responsible for electrostatic pressure। ई कॉस थीटा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो जरा बात को फिर से, तो मैं एक काम कर सकता हूं बेटा, क्या, अगर मैं बोलूं कि ई परपेंडिकुलर है ई कॉस थीटा और ई पैरेलल है ई साइन थीटा,
तो इस पर जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डी एफ परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू द यहां का छोटा सा चार्ज डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी वाली बेटा, परपेंडिकुलर। तो डी एफ परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूंगा तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो चार्ज क्या होगा बेटा, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, भाई पर यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है तो डीए का कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए इंटू ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर सॉरी डीए डिवाइड कर दिया तो डी एफ परपेंडिकुलर अपॉन में डीए, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। बच्चा बोलेगा कि सर ये तो प्रेशर होता था, यानी कि अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी कंडक्टर पर प्रेशर फाइंड आउट करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू द सिग्मा इनटू उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जाकर उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने को ये पता लग जाएगा। चलो एक बात देखते हैं इसमें, ध्यान देना बेटा। मान लो अपने पास में, ध्यान दो, कोई एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, और स्फेरिकल सरफेस कैसी बेटा, स्फेरिकल सेल है, लेट्स से स्फेरिकल सेल है ऐसे, ये कोई स्फेरिकल सेल है ऐसे, ये रही, ठीक है। इस स्फेरिकल सेल में चार्ज है, यूनिफॉर्मली ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और अगर मैं बात करूं बेटा, इसको मैं दो क्रॉस सेक्शन में कट कर दूं, इस स्फेरिकल सेल को दो क्रॉस सेक्शन में कट कर देना ऐसे, बीच से बिल्कुल, तो ये हेमिस्फेरिकल सरफेस बनी। तो ये जो रेस्ट हेमिस्फेरिकल सरफेस है, रेस्ट हाफ जो है इस वाले पर एक प्रेशर लगाएगा इधर, और अगर प्रेशर लगाएगा तो ये टूट जाएगी, टूट भी सकती, प्रेशर अगर इस पर अप्लाई होगा तो ये टूट भी सकती इधर की तरफ। तो इसे इक्विलिब्रियम करने के लिए मैंने एक चार्ज और इसके अंदर रख दिया, माइनस का क्यू नॉट, और इसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मैंने यहां पर एक सेंटर पर नेगेटिव एक चार्ज रख दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो वो भी इस पर एक प्रेशर अप्लाई करेगा, तो ये टूटे ना, ये इक्विलिब्रियम में रहे, कौन सी, हेमिस्फेरिकल सेल जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, उसके लिए इस पर जो चार्ज है, इस स्फेरिकल सेल पर जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए, या क्यू नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर मैं इस पर चार्ज दे दूं क्यू, तो क्यू नॉट कितना होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में रहे। तो लिख लेते बेटा टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल्स अंडर इलेक्ट्रिक प्रेशर, इक्विलिब्रियम ऑफ equilibrium of hemispherical cell under इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या क्या कंडीशन बनेगी देखें, अंडर इलेक्ट्रिक प्रेशर। कहानी तो बेटा आप लोग समझ ही चुके होंगे मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल अंडर इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से हेमिस्फेरिकल सेल जो है वो कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये चीज देखनी है। तो ध्यान दो बालक, क्या होगा समझो, होगा क्या, ये जो चार्ज है रेस्ट हाफ पर जो चार्ज है वो इस पर क्या लगाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करेगा, और उसकी तो वैल्यू अपन लोग को पहले से ही पता थी बेटा। अगर इसकी रेडियस मैं मान ले रहा हूं आर है, तो उसकी जो वैल्यू थी बेटा बहुत अच्छे से पता है, वो कितनी होती थी,
मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बना रहा है, वो है P1 और उसकी वैल्यू थी सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ये बात हम लोग निकाल चुके थे ना अपने ही चार्ज की वजह से। सिग्मा बेटा इसकी चार्ज डेंसिटी होगी और उसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि इस पर चार्ज है बेटा Q, यानी Q स्क्वायर अपॉन में एरिया। एरिया बेटा इसका क्या होगा, हेमिस्फेरिकल है, ये हेमिस्फेरिकल है, ये भी है, तो पूरे पर ही तो फैला हुआ चार्ज, तो पूरे पर चार्ज क्यों है, तो इसका एरिया हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। यानी मैं P1 की बात करूं तो P1 इक्वल टू आ जाएगा बेटा Q स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटा 16 इंटू 2 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर की पावर 4। ये बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। अब बच्चे बोलेंगे सर एक काम और कर लेते हैं। क्या भाई, एक काम ये कर लेते हैं सर कि अगर मैं इस पर भी प्रेशर, इसकी वजह से इस पर प्रेशर निकालने में कामयाब हो गया तो काम बन जाएगा। हाँ भाई निकाल लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो प्रेशर होगा वो तो अंदर की तरफ ऐसे डेवलप करेगा इस सरफेस पर, लेट से P2। तो अगर मैं P2 की बात करूं तो बेटा P2 कितना आ जाएगा, सो P2 आता था किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई माइनस नेगेटिव चार्ज तो यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो प्रेशर आता था वो सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर था, याद है। और इसकी वजह से सरफेस पर तो ये परपेंडिकुलर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सिग्मा की वैल्यू तो मुझे पता है क्यू चार्ज अपॉन में सिग्मा की वैल्यू क्या है, यहां का चार्ज स्मॉल क्यू सरफेस का इंटू क्यू अपॉन में एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्यू नॉट चार्ज की वजह से क्या होता था बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। यानी P2 की वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो बन गई बेटा Q इंटू क्यू नॉट, 4 4 या कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4, ये P2। अब ये इक्विलिब्रियम में रहे उसके लिए क्या होना चाहिए, या तो P2 P1 के बराबर हो या इससे ज्यादा भी हो तो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, इससे अलग नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में रहने के लिए P2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा P1, ये कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। यानी P2 की वैल्यू हो गई Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर टू द पावर 4 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू P1, एंड वैल्यू ऑफ P1 इज व्हाट, Q स्क्वायर अपॉन में 32 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर टू द पावर 4। मैंने क्या किया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर उड़ा दिया, 16 से इसे उड़ाया, बचा 2, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, आर की पावर 4 से आर की पावर 4 कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू को कैंसिल कर दिया। सो क्यू नॉट की तो वैल्यू आ गई बेटा, वैसे ऐसे कैंसिल नहीं करना चाहिए इनइक्वलिटी, लेकिन टर्म को मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे तो आ ही जाएगा। तो क्यू नॉट की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू बाई टू, मतलब ये जो मैं अंदर चार्ज रख रहा हूं उसकी वैल्यू या तो इस आधे चार्ज की, इसके जो सरफेस पर चार्ज है उसके आधा होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात बच्चों के समझ में आ गई होगी। चलो बेटा एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ध्यान दो इसी पर। मान लो कोई सोप बबल है बेटा, ऐसे लेट से ये कोई सोप बबल है और इस सोप बबल की किसी स्टैंड पर रेडियस है r, ठीक है, या मैंने लेट कर लिया इसकी जो रेडियस है बेटा r ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सोप बबल जिस मटेरियल की बनी होगी उसकी सरफेस टेंशन है T, T इज द सरफेस टेंशन, ठीक है, मटेरियल ऑफ द बबल, रेडियस इज द r। तो अब देखो इसमें सरफेस टेंशन तो है, लेकिन इस पर जैसे ही चार्ज दिया सोप बबल के ऊपर, तो चार्ज देने के बाद में अचानक से क्या होगा बेटा, चार्ज देंगे तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी।
तो लिख देते हैं इफ चार्ज Q is given to soap bubble, then radius of the soap bubble इंक्रीज। तो सोप बबल की रेडियस क्या करने लगेगी बेटा? इंक्रीज करने लगेगी। तो अब क्या करना बेटा? इसकी रेडियस इंक्रीज कर जाएगी, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी रेडियस में इंक्रीज कितना हुआ है। फाइंड इंक्रीज इन द रेडियस, फाइंड इंक्रीज इन द रेडियस increase in radius if charge supply to soap bubble is Q। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो बेटा, ध्यान देना जरा। इनिशियली अगर मैं बात करूं बेटा इसमें, तो बाहर तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी चार्ज नहीं दिया है जब तक। अंदर इसके प्रेशर कुछ और होगा, इनसाइड प्रेशर, और ये अंदर प्रेशर बेटा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से ये चीज निकालते थे कि इनसाइड प्रेशर, एक्सेस प्रेशर जो आएगा वो होगा P इनसाइड माइनस P एटमॉस्फेरिक, दैट इज इक्वल टू, अंदर ये जो प्रेशर आएगा मैंने P मान लिया, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4T अपॉन में रेडियस ऑफ द सोप R, 4T अपॉन में R, स्मॉल r, ये होगा। यानी अंदर वाला जो प्रेशर होगा, जो चेंज इन प्रेशर अभी यहां पर होगा, वो होगा बेटा 40/R। ये डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस। लेकिन जैसे ही हमने इसे चार्ज दिया, तो चार्ज देने पर बेटा प्रेशर डिफरेंस तो चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि इस पर बाहर की तरफ एक और प्रेशर अप्लाई होना चालू हो गया। जैसे ही चार्ज दिया, वैसे बाहर की तरफ और प्रेशर अप्लाई हो गया, वो हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 तो बाहर एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब अंदर वाला प्रेशर तो डिक्रीज होगा, और अंदर वाला प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो रेडियस तो इंक्रीज होगी। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो अब क्या काम किया जाए बालक? तो अब अगर मैं देखूं बाहर वाला जो प्रेशर होगा, इस पर जो एक्सटर्नल प्रेशर, वो तो अपन लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ये प्रेशर कितना होगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इस पर लग रहा होगा बालक, वो होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू होगी सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा मतलब इस पर चार्ज मैंने कितना दिया बेटा? Q अपॉन में एरिया। एरिया क्या होगा बेटा? 4πr स्क्वायर, स्क्वायर करोगे 16π स्क्वायर r की पावर 4, ये बना। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की तो वैल्यू आ गई बेटा कितनी? Q स्क्वायर अपॉन में 32 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर r टू दी पावर 4। तो बेटा अब जो प्रेशर है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर इस पर लग रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है? अगर देखें, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी वैल्यू है कितनी? तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर की तो वैल्यू है बेटा कितनी? अंदर जो भाई पहले प्रेशर अंदर ज्यादा था, अब प्रेशर अंदर थोड़ा इससे कम हो चुका है। पहले P जो प्रेशर था, इनसाइड प्रेशर, वो कितना था? P था। अब इनसाइड प्रेशर जो PI माइनस PATM है, वो केवल 40/R नहीं बचा, वो केवल 40/R नहीं बचा। कितना और आ गया? वो तो इतना और आ चुका बेटा, ये अंतर और आ गया, ये वाला कितना? Q स्क्वायर अपॉन में 32 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर r टू दी पावर 4। यानी ये जो प्रेशर में चेंज आया है, जो एक्सटर्नल प्रेशर आया है, जो चेंज हुआ है, मतलब जो प्रेशर में कमी आई है अंदर,
वो किसके इक्वल है? तो वो कमी है बेटा, यानी मैं रेट में लिखूंगा वो कमी है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में कमी है तो मैं माइनस में लिखूंगा, भाई उसकी वजह से अंदर प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ, तो माइनस में लिखूंगा। दैट इज इक्वल टू द 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4। मेरे ख्याल से सारी बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। इसे मैं एक इक्वेशन बना देता हूं, फिर एक और तरीके से लिखता हूं। मुझे पता है कि इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो अपन लोग क्या कहेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड द बबल, हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड द बबल, इनसाइड द बबल मैं लगा सकता हूं आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन अगर अप्लाई करी बेटा तो उसकी वैल्यू क्या है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम बेटा तो पता है इसका कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। अब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई तो बेटा कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो मैं लिख सकता हूं पी इंटू आर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? कांस्टेंट आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक भी बात समझ में आ गई बच्चे। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं इस पूरे टर्म को, क्या कर देता हूं? डिफरेंशिएट। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे बेटा। ध्यान दो, मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मैं लिख सकता हूं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, यानी डेल P या dP अपॉन P इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ dr अपॉन में r। ये बात मेरे ख्याल से बच्चों के समझ में आ गई होगी। ऊपर पावर हो जाएगी r की पावर -3, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा करके इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। ये बच्चों की बात समझ में आई होगी, और नहीं भी आई होगी तो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट से मैं इस चीज को कर सकता हूँ। ये ऊपर पहुंचा r की पावर -3, और यूनिट डायमेंशन से कैसे निकालते हैं? चेंज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू पावर सामने चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। या क्या यहां तक बात तो क्लियर है? तो क्या मैं यहां से dr की वैल्यू लिख सकता हूं? बच्चे बोले बिल्कुल सर, यहां से अगर आप dr की वैल्यू लिखना चाहो तो वो तो आ जाएगी माइनस का r अपॉन में p, 3 टाइम्स ऑफ r अपॉन में p इंटू dp। ये dr की वैल्यू है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने लिख दी dr की वैल्यू। यही dr मुझे तो फाइंड आउट करना है, ठीक है? इसी dr की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है बेटा। सॉरी 3r नहीं, r/3 होगा, r/3। ये अब इस dr की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या काम किया जाए? कोई बड़ी बात नहीं बालक, मैं निकाल लेता हूं। dr की वैल्यू क्या होनी चाहिए? p जो है बेटा वो इनसाइड प्रेशर है, p जो है वो इसके अंदर कितना प्रेशर है वो है, ठीक है? चलो अब इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो समझो क्या होगा। dr इक्वल टू -r चेंज इन प्रेशर dp, और उसकी वैल्यू तो शायद मेरे बच्चे लिखे हुए हैं, वो है माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू r टू द पावर 4, ये बनी dp अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ p, तो 3 टाइम्स ऑफ p मैंने लिख दिया। अब p की वैल्यू सर क्या लिखी जाए? बेटा p तो इसके अंदर का प्रेशर है, और वो अंदर का प्रेशर होगा कितना? जब ये ऐसे करके इंक्रीज हो चुकी होगी, यानी अब चार्ज का रोल नहीं रह गया होगा, तब अंदर का प्रेशर कितना होगा? तब अंदर का प्रेशर उस समय क्या होगा बेटा? इनसाइड प्रेशर माइनस PATM। तो इसका मतलब वो अंदर का प्रेशर P इनसाइड होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? PATM प्लस 40/R। तो dr की तो वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी? माइनस माइनस प्लस r टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ p की वैल्यू क्या होगी? PATM प्लस 40/R इंटू 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r की पावर 4। क्यों बेटा मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि जब ये बबल ऐसे बढ़ चुकी होगी, तो बबल बढ़ चुकी होगी, उसके बाद अब चार्ज का रोल नहीं रह गया। अब प्रेशर की अपन लोग बात करेंगे, चार्ज देते जा रहे तब ऐसा हो रहा था। तो अब अंदर का प्रेशर क्या होगा भाई? अंदर प्रेशर होगा ज्यादा, बाहर प्रेशर होगा कम, और उसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? वो तो होगी कितनी? PATM
बाहर प्रेशर प्लस 40/R, इतना ही तो होता था इनसाइड प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, ये वैल्यू रखते हैं। एक R से R कैंसिल, यहाँ R³ बचा और ये अपने पास में इंक्रीज इन रेडियस आ गई। मेरे ख्याल से बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा इस तरीके से अपन लोगों ने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की कहानी समझी और दूसरी चीज एनर्जी डेंसिटी को भी समझा। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन लोग एनर्जी डेंसिटी का यूज करेंगे और सेल्फ एनर्जी, सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।